बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो 11वीं क्लास का पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस पेपर इशू हुआ है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे होंगे कि सबसे पहले इसमें आपसे ये कहा गया है कि इस क्वेश्चन पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है ना। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में। सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको एनी 20 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह सेक्शन बी के अंदर भी 24 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह सेक्शन सी है। सेक्शन सी के अंदर 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से सिर्फ एनी 10 क्वेश्चन जो है वो आपको अटैम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस प्रैक्टिस पेपर का। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं हम इस प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन ए। जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन में बताया गया था कि जो सेक्शन ए है उसमें 24 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से आपको एनी 20 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। यानी मतलब कोई से भी 20 क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं 24 क्वेश्चन में से। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार हुई? अकॉर्डिंग टू विच प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड? तो इसके ऑप्शन दिए हैं माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन है, सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया? हाउ वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो है राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा, बी ऑप्शन है जनता द्वारा, सी ऑप्शन है 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो बच्चे, इसका जैसे कि चैप्टर्स में समझाया गया था और आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा, उसके हिसाब से जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के, क्वेश्चन नंबर 3, कि संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या विभाजन के बाद में ना आफ्टर पार्टीशन कितनी रह गई थी? बच्चों, ये कितनी नहीं है, ये कितनी है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये कितनी रह गई थी? तो इसमें भी ऑप्शन दिए हैं 289, 288, 299 एंड 280। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन 299। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका तय हुआ, है ना, कि किस तरह से चुनाव का तरीका तय हुआ। तो इसके ऑप्शन दिए हैं उनके परामर्श से, निर्वाचन से, जनमत द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन के उनके परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। अब आपसे यहाँ ये नहीं पूछा जाए, इसको बहुत ध्यान से करने इस तरह के क्वेश्चन, ये नहीं पूछा जाए कि कौन सा कथन सही है। अब आपको इसमें से देखना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है, कौन सा जो कथन है, बयान है, वो गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट दी है वो दी है यहाँ पर कि संविधान सभा की
आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अत्यधिक थी, है ना, कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड ग्रेट फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। दूसरा ऑप्शन है संविधान सभा सार्वजनिक हित का कार्य कर रही थी। सी ऑप्शन है संविधान सभा ने सहिष्णुता का स्वार्थता से परे रहकर कार्य किया था। डी ऑप्शन है संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी विचार पर मतभेद ही नहीं हुआ, है ना। यह है कि तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है हमारा डी ऑप्शन, कि संविधान सभा के सदस्यों में कभी किसी पर विचार का पर मतभेद ही नहीं हुए, है ना। डी ऑप्शन, देयर वाज नेवर एनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण किया जाएगा। ऑप्शन है राज्य द्वारा, बी ऑप्शन है संविधान द्वारा, सी ऑप्शन है जनता द्वारा एंड डी ऑप्शन है न्यायपालिका द्वारा। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा संविधान द्वारा, है ना। समाज में निर्णय लेने का शक्ति जो है वो संविधान के पास है। शक्ति का निर्धारण संविधान द्वारा तय किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजतंत्र में कानून का निर्माण डैश करता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। डैश मेक्स लॉ इन मोनार्की। तो इसके ऑप्शन दिए हैं कि राजा, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है राजनीतिक दल और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो बच्चों राजतंत्र में कानून का जो निर्माण है वो जैसे कि आपको मालूम है तो इसका ऑप्शन होगा राजा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे ना। द चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज। तो यहाँ देखना है आपको कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को मालूम है इसका जो है डी ऑप्शन सही ऑप्शन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि विश्व के कौन से सर्वाधिक सफल संविधान हैं जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए, है ना। अब आपको ये देखना है ऑप्शन दिए हैं, यहाँ कंट्रीज के नेम दिए हैं। तो आपको ये देखना है कि विश्व के अंदर कौन से जो है कौन से देशों के सफल संविधान हैं जो सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए। तो इसमें ऑप्शन दिए है भारत, चीन व जापान, पहला ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, भारत व इटली। सी ऑप्शन दिया है चीन, ब्राज़ील व बांग्लादेश और डी दिया है भारत, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका। तो बच्चों जो इसका सही ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन नंबर 9 जैसे अभी बताया, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, भारत, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। अभी यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं फ्रांस का संविधान, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, कनाडा का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, आयरलैंड का संविधान, डी ऑप्शन दिया है ब्रिटिश का संविधान। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है कनाडा का संविधान, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली है दिया है जो प्रत्याशी, इसका ऑप्शन ए है कि जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे हों वही जीतता है। मतलब जो जिस सीट से वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो उस सीट पे और दूसरी पार्टीज के कैंडिडेट्स भी होंगे, इलेक्शन लड़ रहे होंगे। हर पार्टी अपना अलग अलग कैंडिडेट जो है हर सीट से खड़ा करती है। तो यहाँ पे ये कहना है जो ये प्रत्याशी है जो कैंडिडेट है वो जो और दूसरे जो कैंडिडेट है उससे आगे हो, मतलब
उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हो तो वो जीतता है। दूसरा है 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है ना, 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। सी ऑप्शन है सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलता है, एवरीवन गेट्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन। लास्ट है संपूर्ण देश को एक भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो दिया है तो उसके लिए जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही करेक्ट ऑप्शन है कि जो प्रत्याशी अन्यों के मुकाबले आगे हो वही जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं मात्र निर्वाचन आयोग द्वारा, है ना, ओनली बाय इलेक्शन कमीशन। बी ऑप्शन है संसद द्वारा, बाय पार्लियामेंट। सी ऑप्शन है परिसीमन आयोग चुनाव आयोग की सहायता द्वारा। और डी ऑप्शन है बाय एग्जीक्यूटिव। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, परिसीमन आयोग चुनाव आयोग की सहायता द्वारा। मतलब परिसीमन करती है इसका, लेकिन चुनाव आयोग की सहायता से, चुनाव आयोग की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं ए ऑप्शन 322 और बी ऑप्शन दिया है 322(1), 323 और डी ऑप्शन दिया है 324(1). तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन 324(1). क्वेश्चन नंबर 14 के मुख्य निर्वाचन आयोग, है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयोग अपने पद पर बना रहता है ना। द चीफ इलेक्शन कमीशन होल्ड्स हिज ऑफिस। ये ऑप्शन है 6 वर्ष या 60 वर्ष जो पहले ख़त्म हो। दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 ईयर जो है वो जो पहले ख़त्म हो। सी ऑप्शन है 5 वर्ष या 60 वर्ष जो पहले ख़त्म हो। डी ऑप्शन है 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले ख़त्म हो, है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे ऑप्शन दिया है इन्होंने 6 वर्ष या 60 वर्ष जो पहले ख़त्म हो, मतलब ये 6 वर्ष पहले जो पीरियड होता है इसका वो अगर पहले ख़त्म हो जाए, या फिर 60 वर्ष अगर उनकी एज 6 वर्ष पहले होने से पहले पूरी हो जाए ना, तो ये दिया है इन्होंने। तो इसमें ये ऑप्शन दिए हैं, तो इसके लिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है कि अगर वो उनके 6 वर्ष जो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा हो जाए, या वो अपने 65 वर्ष जो एज है वो पूरी कर लेते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 कि पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ये बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इजीली कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं कि ए ऑप्शन है 2 स्तरीय, है ना, 2 टायर। बी ऑप्शन है 1 स्तरीय मतलब 1 टायर। सी ऑप्शन है 3 स्तरीय मतलब 3 टायर। और डी ऑप्शन है निर्धारित नहीं, नॉट डिसाइडेड। तो बच्चे इसका जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन है, 3 स्तरीय। हमारे जो पंचायती राज सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा 3 टायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सत्ता के आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन है महात्मा गांधी। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, है ना, जो ऑप्शन दिए हैं कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो सत्ता के आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण पर जो बल दिया था वो था ऑप्शन हमारा, वो थे हमारे
महात्मा गांधी। तो इसके लिए सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17 के समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता ना। तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है ना, तो ये पूछा गया कि उपरोक्त मत का समर्थन किया है ना, किसने किया था इसका समर्थन। इक्वलिटी इज द समानता भी उतनी ही निर्णायक है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए हैं हीगेल, ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है कार्ल मार्क्स, और सी ऑप्शन दिया है सुकरात, और डी ऑप्शन दिया है नीत्शे। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है, समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता, ये दिया है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 के प्लेटो की पुस्तक का नाम है। तो इसमें बुक्स के नेम्स दिए हैं द रिपब्लिक, फिर दिया है पॉलिटिक्स, और सी ऑप्शन दिया है हिंद स्वराज, और सी ऑप्शन दिया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों जो प्लेटो थे उनकी जो बुक का नाम है वो है हमारा ए ऑप्शन द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 19 के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही नहीं है ना। राजनीतिक सिद्धांत, अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ इन्होंने ये दिया है पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आएगा पॉलिटिकल थ्योरी। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक की गई है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि राजनीतिक सिद्धांत का ना विकास हुआ। फिर दूसरा दिया है राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक अवधारणाओं यथा स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के मूल्यों के रूप में स्थापित करता है। सी ऑप्शन है राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समसामयिक घटनाओं को ही सही रूप में आकलित करने से नहीं है। डी ऑप्शन है राजनीतिक सिद्धांत मौजूदा राजनीतिक अवधारणाओं के परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। तो बच्चों इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने डैश की घोषणा को स्वीकार तथा लागू किया है ना। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं समानता की सार्वभौमिक घोषणा ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ इक्वलिटी। बी ऑप्शन दिया है आर्थिक न्याय की सार्वभौमिक घोषणा है ना, बी ऑप्शन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। सी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। और लास्ट है डी ऑप्शन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बच्चों इसके लिए सही ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि मानव अधिकारों के पीछे मूलभूत अवधारणा है। नंबर 1 ये राज्य कर्तव्य है। क्वेश्चन है जैसे द फंडामेंटल कंसेप्ट बिहाइंड ह्यूमन राइट्स इज। तो इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है कि ये राज्य कर्तव्य है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। बी ऑप्शन दिया है मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार मिलने चाहिए
ना एज ए ह्यूमन बीइंग एवरी पर्सन होल्ड हैव ह्यूमन राइट्स। सी ऑप्शन है कि ये असमानता को बढ़ावा देने का उत्तम साधन है। असमानता को कहना है यहाँ पर कहना है कि इट इज़ अ ग्रेट वे टू प्रमोट इक्वलिटी। तो ये असमानता नहीं है यहाँ पर आएगा समानता। इसको सही कर लीजिएगा आप, यहाँ पर आएगा समानता। तो बच्चों, और इसका डी ऑप्शन है कि व्यक्तित्व के विकास हेतु कम महत्व के हैं ना, कि लेस इम्पोर्टेंस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो बच्चे जैसे कि हमने ऑप्शन पढ़े तो हमें मालूम है कि मानव अधिकार है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बी ऑप्शन है ना, कि एज ए ह्यूमन बीइंग एवरी पर्सन होल्ड हैव ह्यूमन राइट्स ना, मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार मिलने चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 कि कांट के विचारों ने अधिकारों की घोषणा प्रस्तुत की ना। कांट्स आइडियाज इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ राइट्स। तो इसके ऑप्शन दिए हैं राजनीतिक है ना, पॉलिटिकल। बी ऑप्शन दिया है कानूनी मीन्स लीगल। सी ऑप्शन है नैतिक मॉरल। और डी ऑप्शन है नेचुरल है ना, प्राकृतिक। तो बच्चों इसके लिए जो सी ऑप्शन है नैतिक या मॉरल, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विकास की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है ना। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच रिवर। तो इसमें ऑप्शन दिए है नर्मदा रिवर है ना, नर्मदा नदी। बी ऑप्शन दिए गंगा नदी गंगा रिवर। सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। और डी ऑप्शन है काली रिवर है ना, काली नदी। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे नर्मदा नदी। 23 का ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जो प्रैक्टिस पेपर है उसका जो हम सेक्शन ए कर रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का से क्या अभिप्राय है ना, टॉप टू डाउन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो दिया है विकास की परियोजनाओं पर सलाह आम जनता से ली जाती है। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं। इसका सी ऑप्शन है विकास एक संकुचित अवधारणा नहीं है। डी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना। तो बच्चों जैसे कि अभी हमने ये ऑप्शन पढ़े तो उसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा जो प्रैक्टिस पेपर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो जारी किया गया है या इशू किया गया है उसका ए सेक्शन जो अभी हमने किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझते हुए आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस प्रैक्टिस पेपर का सेकंड पार्ट सेक्शन बी।